अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जियो पार्लियामेंट के साथ मैं हूं अरशद वहीद चौधरी। पार्लियामान के दोनों ईवानों के इजलास शुरू हो चुके हैं और कौमी असम्बली का ये बजट इजलास है जो कि स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत शुरू हुआ है, जो कि हाल ही में कोरोना से सेहतयाब हुए हैं। लेकिन कोरोना की इस वबा के दौरान पार्लियामान के जब ये दोनों इजलास शुरू हो चुके हैं, इस दौरान हमने देखा है कि बहुत से अरकाने कौमी असम्बली, सेनेट के अरकान और इसके अलावा सूबाई असम्बलियों के अरकान भी कोरोना की वबा का शिकार हुए हैं, जिसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। इसी हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब एहसन इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया आपका। फवाद चौधरी साहब, आपने तो ख़ासी इस पर अपनी रिजर्वेशंस जो हैं वो शो की हैं। जो गुज़श्ता माह इजलास हुआ था उसमें भी आपने कहा था कि ये टाइम का ज़िया है, अब भी आप यही समझ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वर्चुअल इजलास मुनक्किद किया जाना चाहिए। तो जब दीगर जो शोबाजात हैं वो SOPs के तहत अपने काम कर रहे हैं, तो आपको पार्लियामान के इन सेशंस जो हो रहे हैं इस पर क्यों आपको इतने ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात जो है ना वो तीन है। एक तो बुनियादी तौर के ऊपर जो पार्लियामेंट में जो ज़्यादा एज ग्रुप है वो 60 प्लस का है और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो 60 प्लस के यहाँ पे आते हैं। फिर ये है कि इसमें पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे होते हैं और तीसरा ये है कि ये बंद हॉल में हो रहा है और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग जो है वो चल रही है, जिसकी वजह से जो वल्नरेबिलिटी है ग्रुप की वो बहुत ज़्यादा है बाकियों से। और फिर तीसरा ये है जो मेरे ख्याल में कि ऑल्टरनेटिव जब मौजूद है तो फिर हमें ऑल्टरनेटिव पे जाना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है वो फ्रेंकली वो वैसे शाये हैं टेक्नोलॉजी यूज़ करने के ऊपर, अदरवाइज जो है वो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है और इस तरह के मौके से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। हम पेपरलेस पार्लियामेंट की तरफ जा सकते हैं, हम वर्चुअल पार्लियामेंट की तरफ जा सकते हैं। तो चौधरी साहब, आपने पिछले इजलास में भी शिरकत नहीं की थी और अभी भी यही तहफ़्फ़ुज़ात रखते हुए क्या आप ये जो अहम इजलास है बजट के हवाले से, इसमें अब भी आप शरीक नहीं होंगे? नहीं, अभी तो बड़ा मुश्किल है जी। देखिए, तकरीबन 44 लोग जो है उनको कोरोना डिटेक्ट हो गया है। नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली में 5-6 लोग जो हैं वो तो जान से चले गए हैं। सो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है और बड़ा ख़तरनाक है। तो अल्लाह मेहरबानी करे, जो लोग जा रहे हैं अल्लाह उनकी हिफाजत करे। तो एहसन इकबाल साहब, आप नहीं समझते कि जैसे फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि अगर आपके पास ऑप्शन मौजूद है आप वर्चुअल सेशन मुनक्किद कर सकते हैं, तो इसमें क्या कबाहत थी? क्यों आप लोगों ने जो फ़खर इमाम साहब की सरबराही में कमेटी बनाई गई थी वर्चुअल सेशन के लिए, उसमें ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हमने देखा है कि वो अपोजिशन की तरफ से सामने आए, तो आप क्यों नहीं चाह रहे कि वर्चुअल इजलास मुमकिन हो सके? जी अरशद, देखिए इस वक्त जो हुकूमत की 3 ब्रांचेज़ हैं, एक एग्जेक्टिव है, एक जुडिशरी है और एक पार्लियामेंट है। इस वक्त एग्जेक्टिव भी फंक्शन कर रही है, काबीना का इजलास भी होते हैं जिसमें पूरे मुल्क से लोग आते हैं। हर रुकन जो काबीना का है वो किसी न किसी मुल्क के मुख्तलिफ इलाके से घूम फिर के आता है और उसमें अफसरान भी होते हैं। तो एक काबीना के अगर इजलास हो सकते हैं तो पार्लियामेंट का इजलास करने में क्या कबात है। इसी तरह अगर आप अदालतें देखें, हाई कोर्ट के सेशन हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हो रही है जिसमें साइलिन जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, वकला आते हैं। असल बुनियादी बात यह है कि आपने SOPs को इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप उन SOPs के साथ इजलास मुनक्किद करें तो उसमें कोई कबात नहीं है और ये बड़ा गलत मैसेज जाएगा कि दीगर तमाम इदारे काम कर रहे हैं और पार्लियामेंट को हम लॉकडाउन कर दें या हम भाग जाएं कि जी हम तो वर्चुअल उसमें जा रहे हैं। दूसरी एक तरफ हुकूमत ये कह रही है कि मुल्क नॉर्मल हो रहा है, सियाहत के लिए मुल्क खोला जा रहा है, दफातर खोले जा रहे हैं, पार्क्स खोल दिए गए हैं, हर चीज़ खोली जा रही है। दूसरी तरफ हम पार्लियामेंट के इजलास के ऊपर जो मेंबरान है असम्बली हैं वो इतने ख़ुद को कमज़ोर दिखाएं कि नहीं जी हमारी जान बड़ी प्यारी है, कौम मरती है तो मरे। ये मैं नहीं समझता कि मुनासिब बात होगी। आप यूरोप की मिसाल ले लीजिए, आप मशरक़ वस्ता की ले लीजिए। लबनान में उन्होंने इजलास किया, उनका हॉल छोटा था, एक दूसरे हॉल में जाके किया। बरतानिया के अंदर इजलास हो रहा है, अमेरिका के अंदर हो रहा है, हर मुल्क के अंदर जहाँ पार्लियामेंट है वो मिल रही है। तो इसलिए लेकिन एहसन साहब, जो आपने मिसालें दी हैं जैसे एग्जेक्टिव है या अदलिया है, वहाँ पर आप देखते हैं कि उनकी तादाद तो इनके मुकाबले में बहुत थोड़ी होती है। अगर कैबिनेट के 40-50 मेंबर्स हैं वो इजलास कर लेते हैं, या जजेस सुप्रीम कोर्ट में एक जज साहब बैठे हुए हैं और चंद लोग वहाँ पे होते हैं। लेकिन कौमी असम्बली और सेनेट के तो अरकान की तादाद जो है वो सैकड़ों में है, तो आप उनको कैसे उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं? इसमें ज़रा मैं ऐड भी करना चाहता हूँ आपकी बात में। पहली बात थोड़ी जो आपने बात की है बेसिकली, एहसन इकबाल साहब ने जो मिसालें दी हैं वो तो बिल्कुल ही गलत दी हैं।
कैबिनेट की जो मीटिंग हो रही है वो तो वीडियो मीटिंग हो रही है। एक जगह के ऊपर 10-15 लोग से ज्यादा लोग जो है वो नहीं बैठते, वो तो 4 जगहों के ऊपर वीडियो लिंक से मीटिंग हो रही है। तो कैबिनेट की मीटिंग तो पहले ही वर्चुअल हो रही है। बरतानिया की इन्होंने मिसाल दी है, बरतानिया में सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर 30 से 35 लोग आते हैं, बाकी तमाम लोग वर्चुअल शिरकत करते हैं। इसी तरीके से जो बाकी पार्लियामान है दुनिया की, जो मॉडर्न पार्लियामेंट जिनका आप हिसाब दें, उसका तमाम जो इजलास हैं वो वर्चुअल हो रहे हैं। ये तो जो इन्होंने मिसालें दी हैं अपनी, उन्हीं वही जो है वो गलत मिसालें दे रहे हैं। तो दूसरी एहसन बात साहब ये से है, जान लेते हैं, एहसन साहब ये जो कह रहे हैं जैसे चौधरी साहब के ये मिसालें लागू नहीं हो सकती, और वैसे भी अगर वर्चुअल इजलास होता है तो वो एक कार्रवाई तो वैसे ही हो रही है ना। अगर आप लोगों ने वहाँ पे भी हमने देखा है तकारीर करनी है तो वो तो वर्चुअल उसमें भी हो सकती हैं। देखिए, ये जो बात कर रहे हैं, जिन पार्लियामेंट्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते हैं, मिसाल के तौर पे यूरोपियन यूनियन की असम्बली है, वहाँ मुख्तलिफ ममालिक से लोगों ने आना होता है, उसमें ट्रैवल इन्वॉल्व है। लेकिन जो डोमेस्टिक पार्लियामेंट्स हैं वो सारी तकरीबन मुल्कों के अंदर उन्होंने अलबत्ता एसओपीज़ में ये किया है कि लोगों की तादाद पे एक पाबंदी रख दी है कि इससे ज़्यादा लोग शरीक नहीं होंगे, और हर पार्टी के तनासुब से उसके अंदर वो शिरकत यकीनी बनाते हैं। तो हमने भी ये कहा है कि आप जो भी एसओपीज़ हैं वो तय कर लें कि किस हद तक कितने नंबर्स ऑफ पीपल जो सेफ सोशल डिस्टेंस के साथ शरीक हो सकते हैं वो आना चाहिए। असल बात यह है कि जब आप वर्चुअल सेशन में जाते हैं तो आप असेंबली की कार्रवाई को उस तरीके से हिस्सा नहीं ले सकते जैसे कि फ़िज़िकल वर्ल्ड में है, और बड़ा आसान होता है जो भी स्पीकर है या जो भी है जिसको मर्ज़ी शट डाउन कर दे और आप उस पर बात ना कर सकें। इस वक्त मुल्क को जो मसाइल दरपेश हैं, देखिए बजट पास होना है, बजट की बहस एक इतनी अहम चीज़ है, ये कोई रूटीन की कार्रवाई नहीं है। वहाँ पे अरकान असम्बली का होना ज़रूरी है ताकि वो उस पर भरपूर तरीके से उसमें शमूलियत कर सकें। फिर इसी तरह जो मुल्क के अंदर कोरोना की सूरत है, टिड्डी दल की सिचुएशन है, पोस्ट कोरोना इकनॉमिक रिकवरी होगा, ये बड़े अहम मसले हैं। और मैं फिर ये कहूँगा कि देखिए हर शोबे के कुछ प्रोफेशनल हैज़र्ड्स होते हैं। मुझ पे कातलाना हमला हुआ, मुझ पे गोली चली, अब उसके बाद क्या ये मतलब है कि मैं घर के अंदर घुस के बैठ जाऊँ? मैं उससे जो ही अस्पताल से निकला मैं अगले दिन पब्लिक प्लेसेस के अंदर था। हम सियासतदान अवाम से दूर नहीं हो सकते, हमें एहतियात ज़रूर करनी चाहिए। तो फवाद चौधरी साहब, दूसरी तरफ ये भी एक आप नहीं समझते कि कुछ खदशात ऐसे हो सकते हैं सिक्योरिटी के हवाले से भी? हमने देखा है कि अगर जो एप्लीकेशंस हैं ऐसी, उनमें कोई तात्तुल आ जाता है, जैसे जूम पे आप इजलास मुनक्कद करते हैं या किसी और इस तरह के एप्लीकेशन पे करते हैं, तो वो उसमें हैकर्स जो हैं वो उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि मुझे तो फ्रेंकली काफ़ी हैरत हुई है कि एहसन इकबाल साहब जो खुद टेक्नोलॉजी बड़े सैवी आदमी हैं, वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। कोई आदमी जो दूसरे हैं मुशाहिदुल्लाह साहब वगैरह करें तो वो तो समझ भी आती है। ये जो इन्होंने बातें की, अब आखिर में अल्टीमेटली इनकी सिर्फ एक ही बात है कि देखें स्पीकर को इस मामले में बहुत कंट्रोल हासिल हो जाता है, और जो शोर शराबा या हम बजट के एक दूसरे के ऊपर कागज नहीं फेंक सकते वो हम नहीं कर सकेंगे, जिससे कि हमारी कारकर्दगी मुतासर होगी। क्योंकि अपोजिशन की कारकर्दगी तो हमारी पार्लियामेंट में यही होती है कि शोर कितना ज़्यादा जो है वो मचा सकते हैं। इसलिए ये है कि अपोजिशन को, और इसके अलावा तो जाहिर है उनकी कोई कंट्रीब्यूशन होती नहीं, तो ले देंगे तो फिर यही एक मामला जो है वो इनका रह जाता है। इसके अलावा तो कोई और चीज़ जो है वो रहती नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने सिक्योरिटी की है, वो तो चूँकि जूम का या उनका इशू ये है कि उनके सर्वर्स जो है वो दूर बाहर पड़े होते हैं और इसलिए वो हैकिंग हो जाती है। ये तो हम डिज़ाइन कर सकते हैं एक सिक्योरिटी प्रोग्राम जो खालिस्तान पार्लियामेंट के लिए होगा, और उसकी एक्सेसिबिलिटी ही सिर्फ पार्लियामेंट और पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट की होगी, तो वो उसमें सिक्योरिटी इश्यूज का तो कोई इतना बड़ा जो है वो मसला नहीं है, वो तो यहाँ पे रिजॉल्व हो सकता है। और फिर चूँकि लोग बहुत थोड़े हैं, 1000 लोगों के लिए आपने डिज़ाइन करना है, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि अपोजिशन को लगता है कि एक तो वो शोर शराबा नहीं हो सकेगा, जो इसमें एक दूसरे के ऊपर कागज नहीं फेंक सकेंगे, और स्पीकर का कंट्रोल बढ़ जाएगा। इसके अलावा तो और कोई इशू। तो एहसन इकबाल साहब, जैसे आप भी जानते हैं कि बहुत कम लोग हैं जो आप हर सियासी जमात में कुछ 6 से 7 लोग 8 लोग हैं जो ये दादोशुमार का जो गोरख एक धंधा है वो समझते हैं, बजट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो जानते हैं।
तो आप नहीं समझते कि ये मुनासिब हो कि चंद एक लोग जो हैं वो हर पार्टी अपनी उनको नामज़द कर दे और वही लोग जो हैं वो डिबेट में हिस्सा लें, ताकि ये जो प्रोसेस है वो जल्दी कंप्लीट हो सके? क्योंकि आप लोग तो अभी 13 अगस्त तक इस इजलास को चलाना चाह रहे हैं, तो ये तो एक बड़ा ख़तरे से खाली नहीं है, जब मुनीर औरकज़ई साहब भी वफ़ात पा चुके हैं और कई अरकान सूबाई असम्बली जो हैं उनकी डेथ्स भी सामने आई हैं। जी देखिए अरशद, जैसे अभी फवाद साहब ने कहा कि मैं इंजीनियर हूँ और मैं प्रो टेक्नोलॉजी हूँ। टेक्नोलॉजी का ये मतलब नहीं है कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों से अपने रोल को, किरदार को एब्डिकेट कर दें। टेक्नोलॉजी का मकसद है कि आप पेपरलेस इन्वायरमेंट लेकर आएँ। आज भी कौमी असम्बली के अंदर गैर ज़रूरी कागज़ों के पलंदे हैं जो हमारे सामने रखे जाते हैं, और वो एक वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है। स्टेशनरी बर्बाद होती है, शायद उन्हें को पड़ता भी नहीं है। अब उन सारी चीज़ों को आप एलिमिनेट करें। टेक्नोलॉजी का ये एक बेहतर मसरफ़ है। आप टेक्नोलॉजी के ज़रिए वहाँ पे वोटिंग सिस्टम को राइज करें, जो कि वहाँ असम्बली के अंदर लगा हुआ, उसे फंक्शनल करें। यहाँ पर अपोजिशन कोई मसला उठाती है, उसके बाद स्पीकर या डिप्टी स्पीकर एक हुकूमत का कोई गाली ब्रिगेड का बंदा खड़ा कर देता है, वो गाली गलौज शुरू कर देता है। जिस तरह स्पीकर ने और डिप्टी स्पीकर ने असम्बली को चलाया है, वो तो अपोजिशन को बोलने ही नहीं देते। और अगर यहाँ पे आप वर्चुअल इजलास करेंगे, उन्होंने तो किसी अपोजिशन के बंदे को बोलने ही नहीं देना। जैसे आप कह रहे हैं कि बड़ा गैर मामूली इजलास है, और ख़ास तौर पे चूँकि बजट के हवाले से, तो गुज़श्ता इजलास में तो हमने देखा कि अपोजिशन लीडर जो हैं वो डॉक्टर्स की एडवाइस के मुताबिक उन्होंने उस इजलास में शिरकत नहीं की थी। तो अब इस इजलास की इस गैर मामूली नौइयत को सामने रखते हुए वो आएंगे, शरीक होंगे? जी मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये बजट सेशन है और बड़ा अहम इजलास है। इंशाल्लाह ताला जो भी अब उसका ज़ाब्ता होगा, SOPs होंगे, उन्हें पूरा करेंगे और ये रिस्क उन्हें लेना पड़ेगा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो शरीक होंगे। तो फवाद चौधरी साहब, ये जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आपका ये जो एक मौक़िफ़ है, क्या वजह है कि आप अभी तक अपनी पार्टी जो है उसको भी कायल नहीं कर सके? हुकूमत जो है वो भी, स्पीकर साहब जो हैं उन्होंने, आपने उनके बारे में भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए थे जब उन्होंने वो एक मीटिंग, बल्कि एक कमेटी बनाई थी वर्चुअल इजलास के हवाले से, आपने कहा था कि आपको उसमें शामिल नहीं किया गया। तो क्या वजह है कि आप अपनी पार्टी के जो स्पीकर साहब हैं या डिप्टी स्पीकर हैं उन्हें भी कायल नहीं कर सके अभी तक? देखिए, ज्यादातर जो लोग हैं ना, वो लोग तो वो हैं जो व्हाट्सएप भी कभी नहीं अपना खोल सकते। सो ज्यादातर जो लोग हैं वो हम शाये हैं वैसे ही टेक्नोलॉजी के लिए। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। स्पीकर साहब ने जो वर्चुअल के ऊपर जो मीटिंग बुलाई, उसमें ना मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया, ना मिनिस्टर IT को शामिल किया गया। और आप देखिए कि जिन्होंने बताना था कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो कमेटी का हिस्सा नहीं थे। और ये जो एहसन इकबाल साहब ने बातें की हैं, पेपरलेस होना चाहिए, वोटिंग होना चाहिए, ये कम से कम 10,000 बार मैं सेक्रेटेरिएट कह चुका हूँ, असम्बली सेक्रेटेरिएट को, कि ये सारे काम बहुत आसान हैं और इसको हमें करना चाहिए। ठीक। तो चौधरी साहब, आपने एक ख़त जो है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी पिछले दिनों में हमने देखा है कि वो लिखा है कि जो नवाज़ शरीफ साहब की तस्वीर सामने आने के बाद कि वो जिस तरह बाहर गए हैं, आपने उस पर भी सवालात उठाए और आपने कहा कि इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। तो आपको उस ख़त का कुछ जवाब आया, या फ़ैज़ुल हसन चौहान साहब ने बस जैसे जवाब दे दिया वही काफ़ी है हुकूमत की तरफ से? चौहान साहब ने उसका जवाब क्या देना, उनको बेचारों को क्या पता। उन्होंने आप पे तनकीद की ना। उनको क्या, उनको तो ज़ाहिर है मामला इतना उस लेवल का तो नहीं है, तो उनसे पूछा ही है। PM साहब से मेरी बात हुई है। PM साहब ने कहा कि बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यकीनी तौर के ऊपर इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये कोविड वगैरह के मामला अगर ठीक होते हैं तो इसको दोबारा कर दें, क्योंकि बड़ी सिंपल बात है। देखिए, जो बरतानिया की रिपोर्ट्स हैं वो तस्दीक नहीं कर रही पाकिस्तान की रिपोर्ट्स की। अब दोनों में से एक रिपोर्ट जो है वो तो गलत है ना, या बरतानिया की रिपोर्ट गलत है या पाकिस्तान की रिपोर्ट गलत है। तो जब तक इस पर तहकीक नहीं होगी, जब तक इस पर बात नहीं होगी, वो कैसे पता चलेगा? तो ये अगर खुरा जो है ये आपके अपने लोगों की तरफ चला गया चौधरी साहब इस तहकीकात के दौरान, तो फिर क्या होगा? देखते हैं किसकी तरफ जाता है। जिसकी तरफ जाता है उसको भुगतना चाहिए। ये तो अपना प्राइवेट की तो बात ही नहीं। क्यों एहसन इकबाल साहब, आप इत्फाक करेंगे कि अगर ये हुकूमत इंक्वायरी करवाती है कि वाकई नवाज शरीफ साहब जब गए थे तो वो जो रिपोर्ट्स जमा करवाई गई थी, क्या वो उस वक्त मुनासिब थी? वाकई डॉक्टर्स की एडवाइस जो थी वो हक़ाइक़ पे मबनी थी, या उनमें कोई जो है वो गड़बड़ की गई? अच्छा देखिए ना, ये तो हुकूमत के अपने घर का मामला है। नवाज शरीफ साहब कोई मुस्लिम लीग नून के मेडिकल विंग की रिपोर्टों के रिकमेंडेशन पर तो नहीं गए ना। वो तो वज़ीर आज़म ने शौकत खानम से लेकर अपनी पंजाब हुकूमत की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद साहिबा
और सारे डॉक्टर्स और फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को ये कहा कि इन डॉक्टर्स की पड़ताल करो कि डॉक्टर्स ने कोई किसी दबाव में या किसी लालच में तो गलत रिपोर्ट नहीं दी। तो ये तो हुकूमत की इंटरनल हाउस कीपिंग है, वो उस पर करें। और जो वज़ीर सेहत हैं पंजाब की, वो हमारे मौसूफ वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जवाब दे चुकी हैं कि जो सब कुछ हुआ था वो पंजाब हुकूमत के सरकारी लेबॉरेटरीज़ में उनकी निगरानी में हुआ था। असल बात यह है कि ये इश्यूज़ को खड़ा करते हैं अवाम की तवज्जो हटाने के लिए। इस वक्त आप देखिए पाकिस्तान ने जिस तरह कोरोना वायरस को हैंडल किया, हम दुनिया में एक लतीफ़ा बन चुके हैं। टिड्डी दिल को जिस तरह हमने हैंडल किया, हम दुनिया के अंदर एक लतीफ़ा बन चुके हैं। और इसी तरह मईशत के जो मामलात हैं, हम एक मजाक बन गए हैं। आप यहाँ देखिए कि अगर बिजनेसमैन सनतकार है, उसने ताजिर है, अपने मसले हल करने हैं, तो वो आर्मी चीफ का जाके दरवाज़ा खटखटा रहा है। अगर कोरोना वायरस है तो वो भी आके हम फ़ौज के हवाले करते हैं कि जी आप ही करें, हमने तो कुछ नहीं करना। टिड्डी दल है, वो भी हमने उनके हवाले कर दिया। वो हमारी फ़ौज जो है वो सरहदों की हिफाजत करे या इस हुकूमत की नालायकियों का बोझ उठाए। एहसन साहब, आप जिन पे ज़िम्मेदारी डालने की बात कर रहे हैं या एतराज़ कर रहे हैं, वो तो बड़े कंफर्टेबल हैं, और दोनों जो इस वक्त रियासत के इदारे हैं वो कह रहे हैं कि जो इस वक्त हम महंगी पाई जा रही है वो इससे पहले कभी नहीं थी। देखिए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो सिविल हुकूमत है उसके सोचने का मुकाम है कि अगर आज हमारे बॉर्डर्स की सूरत हाल देखें, आप इंडिया के अज़ाइम देखें, मगरबी सरहदों की सूरत हाल देखें, अगर हम हुकूमत में हों तो हम इंटरनल जिम्मेदारियों का कोई बोझ फ़ौज पे ना पड़ने दें कि आप जाके बॉर्डर्स के ऊपर और सिक्योरिटी के ऊपर पूरी तवज्जो रखें, चूँकि इस वक्त हम गैर मामूली हालात से गुजर रहे हैं। रोज़ हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब जो हैं वो कह रहे होते हैं कि जी भारत ये कर सकता है, वो कर सकता है, और हम अपने उन इदारों को जिनका बुनियादी काम हमारी सरहदों की हिफाजत है, उनको दिन ब दिन इंटरनल मामलात में उलझा रहे हैं। चूँकि हम नाकाम हो रहे हैं, हम काम नहीं कर सकते, तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के साथ भी ज़्यादती है, उन इदारों के साथ भी ज़्यादती है, और पाकिस्तान की सलामती के साथ भी ज़्यादती है। जी, तो फवाद चौधरी साहब, आप ये भी बता दीजिएगा कि पार्लियामान जो है वो लोग चूँकि उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रही है, और लोग इस वक्त जिन मुश्किलात का शिकार हैं, लोग तवक्को रखते हैं कि पार्लियामान उनके लिए कोई या उनको रिलीफ देने के लिए कोई किरदार अदा करे। लेकिन हमने देखा कि पहले दिन जो इजलास हुए सेनेट के इजलास में, जो तरजीहात सामने आई हैं, वो अपने फैमिलीज़ के लिए एयर टिकट्स जो हैं वो उसके वाउचर्स उसके हवाले से बिल पेश कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये तरजीहात में भी थोड़ी तब्दीली होनी चाहिए? खैर फ्रेंकली वो एयर टिकट को इतना बड़ा मसला नहीं है। वो ये है कि जी लोग कराची से, फॉर एग्जांपल जो कोयटा के लोग हैं, अगर वो कराची में हैं तो वो अपना वाउचर कराची से भी इस्तेमाल कर सकेंगे। तो हमारे यहाँ ये भी रिवाज है कि पॉलिटिशियंस को तो हम सारे जो है वो फॉरेन जो है वो सारी दुनिया के चेक्स उन्हीं के ऊपर लगाते हैं, बाकियों के ऊपर हमारा ध्यान जरा कम ही जाता है। क्योंकि अवाम के नुमाइंदे आप लोग हैं। नहीं, अवाम सारे ही कर रहे हैं। ये तो नहीं ना कि हुकूमत और के करते रहो फिर अवाम जो है वो रिप्रेजेंटेशन, तो एक बैलेंस होना चाहिए। तनकीद जो है उसको तो रूम नहीं देना चाहिए ना औरों को हुकूमत करने का आप लोगों को? इसमें रूम, ठीक बात है आपकी, वो तो इनकॉम्पिटेंस की वजह से रूम मिलता है, रूम नहीं मिलना चाहिए। और ये जो लेकिन अलबत्ता तनकीद जो है वो भी मैं समझता हूँ कि गैर जरूरी हो जाती है। तो जहाँ तक इस वक्त ये देखिए ना, अमूमी तौर के ऊपर क्या रवाज पार्लियामेंट में आता है, वो कह रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अभी भी एहसन इकबाल साहब ने आधा घंटा कहा जी हुकूमत कुछ नहीं कर रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आपका प्लान किधर है अपोजिशन का? क्या करना चाहिए हुकूमत को? क्या हुकूमत को कर्फ्यू लगा देना चाहिए? जब बात आई के ऊपर जो है SOPs होने चाहिए, सबसे पहले राना सनाउल्लाह साहब ने उसकी मुखालफत की। उसके बाद जब आया ताजरों का, आप ताजरों के साथ जाके खड़े हुए। सवाल ये है कि आप तनकीद तो करें। दुनिया में अपोजिशन ऐसे नहीं एक्ट करती जिस तरह पाकिस्तान में होता है। अपोजिशन अपने पेपर्स बनाती है, पॉलिसीज, ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज देती है, उस पर मीडिया पे डिबेट्स होती है कि जी ये पॉलिसी सही नहीं है, इसकी ऑल्टरनेटिव ये पॉलिसी होनी चाहिए। पाकिस्तान में तो होते ही कुछ नहीं है, पार्लियामेंट में आते हैं। ये तो रवायत रही है ना चौधरी साहब के, जब पाकिस्तान स्टील मिल्स जो है वो ये प्राइवेटाइज करने जा रहे थे तो आप लोग उनके साथ खड़े हो गए, उनकी लेबर यूनियन के साथ, और आपने कहा जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और आज जो है आपने जब फैसला किया है तो वो मुखालफत कर रहे हैं। तो ये एक सियासी रवायत पाकिस्तान में है ना। तो यही ना, इसीलिए तो फिर हम मैच्योर पॉलिटिक्स की तरफ जा नहीं रहे ना। अगर आप फॉर एग्जांपल स्टील मिल में कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर गलत है, हम समझते हैं इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होनी चाहिए, तो अपोजिशन शुड कम अप विद एन ऑल्टरनेटिव प्लान, ये करना चाहिए।
अच्छा, ये एक बेहतर लाइन प्लान में होगा। चौधरी साहब, एक लाइन में सिर्फ बता दें, वक्त ख़त्म हुआ जाता है। हम एहसन इकबाल से भी सिर्फ एक लाइन में जानेंगे बाद में कि क्या पार्लियामान से आप लोगों को कोई ऐसा रिलीफ वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस कोरोना की वबा के दौरान आप लोग भी इतनी मुश्किलात के बावजूद वहाँ अगर इजलास में जा रहे हैं तो उन्हें भी इस बजट के ज़रिए या कोई और किसी तरीके से उन्हें रिलीफ मिल पाएगा? देखिए, पहली बात यह है, ये कोई पहलवान नहीं है कोरोना। आगे एहसन इकबाल साहब भी जो कह रहे थे कि अब हम छुप नहीं सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये तो जरासीम है। इसके ऊपर जो है वो एहतियाती तदाबीर जो है वो सियासतदानों को भी करनी चाहिए, अवाम को भी करनी चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि मैं जाऊंगा तो मैं आपको धोबी पटड़ा मार दूंगा और ये मेरी बड़ी वाह वाह हो जाएगी। ये तो बेवकूफ़ी है कि आप कहें कि मैं इस जरासीम का मुकाबला जो है वो एक्सपोज होकर करूंगा। ये इस तरह से, ये तो सोच ही गलत है। तो लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब की पॉलिसी तो हमें इसके मुताबिक नज़र नहीं आ रही। फिर वो भी कहते हैं बस ठीक है, आप सब कुछ कारोबार चलाएं। पहले दिन से SOPs जो है उसकी बात कर रहे हैं, और वो तो खैर पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड फिनोमेना है कि मुकम्मल SOPs के साथ आप मुकम्मल लॉकडाउन नहीं कर सकते। सिंध ने 3 दिन किया था, यहाँ पेट्रोल और डीजल जो है वो खत्म हो गया। तो इसलिए आप ये तो नहीं कर सकते कि मुकम्मल जो लॉकडाउन है वो उसकी तरफ जाना तो पूरी दुनिया में खत्म हो गया। अलबत्ता SOPs के ऊपर अमल दरामद इम्पोर्टेंट है, SOPs पे अमल दरामद जो है वो होना चाहिए। तो एहसन साहब, आप भी बता दीजिएगा, क्या अपोजिशन कोई मस्बत और तामीरी किरदार अदा करेगी या गुज़श्ता इजलास की तरह इसमें भी सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत होगी? इसकी वजाहत करूंगा। ये फवाद साहब पिछले इजलास में नहीं थे। आप पिछले इजलास की तकारीर निकालें, उसमें जितनी अपोजिशन की तरफ से तकारीर थी, हम सब ने हुकूमत को बहुत मुस्बत अंदाज में तजावीज़ दी कि हुकूमत की हिकमत अमली में क्या नकाइस थे, उनको दूर किया जाए और क्या नए इकदाम उठाने चाहिए। बल्कि इसके बरखिलाफ़ हुकूमत की तरफ से माँ सवाए वज़ीर आज़म की कसीदा और कि जी उनका विज़न दुनिया ने मान लिया और वो पता नहीं क्या दुनिया के किस वक्त आइंस्टाइन है, ये क्या हो गया, और कोई हुकूमत ने कोई बात नहीं की। हद ये है, एक पैराग्राफ, एक कागज़ का सफ़ा हुकूमत पेश नहीं कर सकी असेंबली में कि उसकी कोरोना वायरस स्ट्रेटजी क्या है। जब लॉकडाउन किया उन्हें नहीं पता था लॉकडाउन के क्या तकाजे हैं, जब लॉकडाउन उठाया उन्हें नहीं पता था लॉकडाउन उठाने के क्या तकाजे हैं। साहब, अब आप लोग निशानदेही करेंगे ये जो लूप होल्स हैं इनकी, और इस बारे में कोई तामीरी किरदार अदा करेगी अपोजिशन? जी, अपोजिशन इंशाल्लाह अपोजिशन बजट के हवाले से अपनी मुस्बत तजावीज़ देगी, पहले भी दी थी। चूँकि ये मुल्क की मईशत जिस तेज़ी के साथ गिर रही है, हमें सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। यहाँ पाकिस्तान के नौजवानों का मुस्तकबिल दाव पे है। हर साल 20 लाख नौजवान जॉब मार्केट में आ रहे हैं। अगर हम 6-7% से ग्रो नहीं करेंगे इकॉनमी, तो ये मुल्क के अंदर सिविल वॉर वाले हालात पैदा हो जाएंगे, क्राइम आपसे बेकाबू हो जाएगा। लिहाजा अपोजिशन अपना मुस्बत किरदार अदा करेगी, लेकिन अलमिया ये है कि इनकी अपनी हुकूमत अपने वजीरों की बात नहीं सुनती, फवाद साहब की बातें नहीं सुनती, तो अपोजिशन की बातें कहाँ से सुनेगी। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। और नाज़रीन, जियो पार्लियामेंट का वक्त ख़त्म होने पे हम इजाज़त चाहेंगे। प्रोडक्शन टीम रिजवान शाह, आज़म अली और मोहम्मद हमज़ा के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।